समझाया था, यह प्रस्तावना और हमने बता दिया है जैसे कि प्रस्तावना क्या है या प्रस्तावना ही उद्देशिका क्यों कहलाती है। तो ये भी चीज क्लियर हुई, प्रस्तावना और उद्देशिका दोनों एक ही चीज है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही उद्देशिका है और वो संविधान निर्माताओं के मन को जानने की क्या है भैया, आपकी वो कुंजी है, की है, जिससे आप भारतीय संविधान निर्माताओं के मन को जान सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कल हमने कुछ वर्ड समझे हैं, जिस उसका पहला वर्ड हमने समझा कल प्रस्तावना का, वो था क्या मीनिंग था इसका। हम भारत के लोग, यदि ना समझे तो कोई बात नहीं, वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, जाकर देख लेना वहां से। कल हमने इसका मीनिंग क्लियर कर लिया, हम भारत के लोग क्या सेंस है इसका। ठीक है, फिर उसके बाद में एक वर्ड आया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, तो आज हमारी जो चर्चा का टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या भी हमारा भैया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। शॉर्ट फॉर्म में ऐसा बोलते हैं हम संप्रभुता। तो क्या है संप्रभुता, इस पर बात करते हैं हम पहले भैया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता। तो मैंने बताया जैसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू के जो 5 शब्दाएं हैं, कौन कौन से, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये 5 शब्द जो हैं ये भारत की राज्य की क्या दर्शाते हैं, प्रकृति। ऊपर से मैंने तुम्हें शब्द में अंतर भी बता दिया कि देश शब्द में देश और भारत शब्द में और राज्य शब्द में कि इनका विवरण कहाँ कहाँ है, भारत किस संक्षेप में कहाँ पर देश है, कहाँ राज्य है, कहाँ क्या है। जैसे कि क्वेश्चन बीते दिनों में आया भैया, मैंने तुम्हें बताई यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा कि भारत एक क्या है, उसमें ऑप्शन था पहला देश, तो देश है भारत एक, राज्य है। देश का जो संदर्भ में प्रयोग किया जाता है वो ज्योग्राफिकल तौर पे किया जाता है, मैंने बताई तुम्हें। और राज्य का जो मतलब किया जाता है उसकी प्रकृति के आधार पर किया जाता है। भारत कैसा राज्य, एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इसे समझो, एक राजनीतिक विचारक हुए कूले, इस बारे में समझो। एक कूले व्यक्ति, कूले नाम के व्यक्ति हैं हमारे राजनीतिक विचारक है कूले। कूले ने जो दिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत दिया, उसमें कहा था कि ये एक ऐसा राज्य होता जिसके पास, उसमें ऐसी शक्ति होती है कि वो किसी भी अपने आंतरिक और बाह्य फैसले को लागू कर सकता, आंतरिक और बाह्य फैसले को लागू कर सकता, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे आपके घर में हुआ, आपके बड़े गार्जियंस हुए, वे फैसले खुद ले सकते हैं आपके परिवार के आंतरिक मामले में भी और बाह्य मामले में, कि तुम इतने जगह बाहर नहीं जाओगे भाई, इतने वहाँ नहीं घूमोगे, ऐसा नहीं करोगे, बाह्य फैसले भी ले सकते हैं। तो फैसले लेने की यही क्षमता संप्रभुता कहलाती है। किसी भी राज्य देश के पास वह शक्ति जो वो अपने देश के आंतरिक प्लस बाह्य दोनों फैसलों को लेने में सामर्थ्य दर्शाती है, वो क्या कहलाती है, संप्रभुता कहलाती है उसकी। ठीक है, तो इसका अनुसार जो भारत है वो अपने आंतरिक और बाह्य फैसले खुद ले सकता, उसे किसी और अन्य देश की जरूरत नहीं है, या कोई और अन्य देश हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, अब जो राजनीति विज्ञान में या राजशास्त्र में संप्रभुता एक प्रमुख गुण है राज्य का। मैं समझ लो यही चीज है वो जो राज्य को राज्य बनाती, सही मायने में एक राज्य वही कहलाएगा जिसके पास में क्या होगी, संप्रभुता। देश तो कोई भी हो सकता, मगर राज्य वो होगा जिसके पास में क्या होगी भैया, संप्रभुता होगी, वही पावरफुल राज्य कहलाएगा, स्टेट। यदि यह गुण नहीं है तो वो राजनीति विज्ञान के उसमें क्या नहीं है भैया, आपको वो राज्य नहीं है, प्रभुत्व संपन्न राज्य नहीं तो राज्य ही ना, हिसाब किताब। अब संप्रभुता जो बताता है किस बात की, ये दिखाता है आपको सर्वोच्चता। क्या चीज दिखाएगा, सर्वोच्चता, या मैं कहूं सबसे बड़ी शक्ति है देश की, किसी भी सबसे बड़ी शक्ति। संप्रभुता किसी भी देश की सबसे बड़ी क्या है भैया, आपकी भैया शक्ति है, ये देश की सर्वोच्चता को दर्शाता है कि वो अपने फैसले खुद ले रहा। ठीक है, अब भारत कैसा देश है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब 2 दशक के लिए पीछे आ जाओ तुम मेरे घर, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे ना कुछ समय पहले मैं बात कर रहा हूँ, जब
ब्रिटिश भारत था। तो क्या भारत अपने फैसले स्वयं लेता था? कौन लेता था भारत के फैसले? ब्रिटेन के लोग लेते थे, ब्रिटेन की संसद लेती थी भारत के फैसले। तो भारत उस समय भी देश था, एक देश तो था भारत उस समय पे भी, मगर संप्रभु नहीं था। भारत अपने फैसले खुद नहीं ले सकता था, आंतरिक और बाह्य। इसी कहा गया क्या भैया? संप्रभुता। जब आगे चल के हमें शक्ति मिली, समझ गए। जब उन्होंने कहा हमें प्रभुत्व संपन्न राज्य चाहिए, हम अपने आंतरिक और बाह्य फैसले खुद लेना चाहते, हम नहीं चाहते किसी भी विदेशी देश का या विदेशी लोगों का उसमें हस्तक्षेप हो। तो पहली बात तो ये चीज़ के लिए संप्रभुता क्या है? सबसे बड़ी शक्ति है किसी भी राज्य होने की। ये राज्य होने के लिए अनिवार्य शक्ति है कि आप राज्य जब ही कहलाओगे, एक समर्थ राज्य, जब आपके पास में क्या होगी भैया? संप्रभुता होगी। ठीक है। राजनीतिक विचारक है कूले, उन्होंने बताया था कि यह शक्ति जो है किसी भी देश की आंतरिक और बाह्य फैसले लेने की क्षमता को दर्शाती है, जिसमें वो अपने मर्जी के फैसले ले सकता है। मगर अब जो कूले की परिभाषा है वो हो सकता है आज के समय में लागू ना हो। क्यों लागू ना होती समझ लो। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ संघ है, जिसमें कहा यूएनओ, जानते हो यूएनओ का नाम सुना? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बहुत सारे देश, 193 देश मेरे ख्याल शायद सदस्य हैं इसके। यदि कोई भी देश अपने आंतरिक फैसले तो ले लेगा, मगर यदि बाह्य फैसले लेता तो कहीं ना इनके दबावों का थोड़ा बहुत सामना करना पड़ता। तो जो संप्रभुता बाह्य स्तर पर है वो तो देखो हर देश की प्रभावित हो रही है थोड़ी बहुत, मगर यदि आंतरिक देश पे आंतरिक स्तर पर बात करूं तो संप्रभुता पूरी भारत सरकार के पास में अपनी पूरी मान सकते हैं वो। और हम बात करते हैं कि संप्रभुता के मामले में यदि हम अमेरिका की तुलना करें और भारत की तुलना करें, दोनों की स्थिति क्या है देख लेते हैं आज हम। अब हमने जब शुरू में एक शब्द लिया, कल हमने समझा भारत के एक लोग, तो ये शब्द पढ़ने में एक चीज को याद दिलाता, क्या? हम संयुक्त राष्ट्र के राज्यों के लोग। ये लाइन कहां से ली गई है? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से, मतलब संयुक्त राष्ट्र के संविधान से। जैसे ही भारतीय संविधान शुरू होता है हम भारत के लोग से, ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर का संविधान शुरू होता है कहां से भी? हम संयुक्त राष्ट्र के राज्यों के लोग। तो देखो तुम्हें एक में देखो अंतर मिलता है। देखो यदि आप पढ़ने वाले हो ठीक से तो देखो ध्यान से जानना, वहां पे क्या भैया? यहाँ क्या है? संयुक्त राष्ट्र के लोग नहीं है, संयुक्त राष्ट्र के जो उनके राज्य के लोग। जैसे मैं कहूं हम भारत के राज्यों के लोग, तो भारत के राज्यों के लोग नहीं, हम कहां के लोग केवल ओनली भारत के। हम भारतीय नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, मगर नागरिक कहां के हैं? भारत के। उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है, हम बिहार के नागरिक नहीं है, यहाँ के हम निवासी हो सकते हैं, मगर नागरिक कहाँ के? हम भारत के। जबकि हम देखते हैं अमेरिका के या विश्व संविधान जो है उसमें लिखा संयुक्त राज्यों के लोग, मतलब कि उसमें 13 राज्यों का अलग अलग क्या है भैया? जिक्र है। तो जब भी कोई संयुक्त राष्ट्र कोई फैसला लेता ना, तो वो फैसला अप्लाई करने के लिए उसे, वो रूल अप्लाई करने के लिए इन 13 राज्यों से भी क्या कर लेनी पड़ती है उसे भैया? परमिशन। मगर जब इंडियन गवर्नमेंट कोई फैसला लागू करते तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार से परमिशन लेती है? तो इस हिसाब से दिखता कि जो भारत की संप्रभुता है वो सबसे बड़ी संप्रभुता है। दिखता नहीं दिखता तुम्हें? यहां शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और राज्यों के मध्य में, केंद्र में और राज्य में। भारत में भी शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र सरकार की शक्ति अलग है, राज्य सरकार की अलग है, मगर शक्तियों का बंटवारा होने के बाद में भी यहां भारत सरकार अपनी संप्रभुता का बंटवारा नहीं करती। यहां पर संप्रभुता एक ही चीज में नहीं थे, किसमें? केवल केंद्र में, जबकि यहां पर संप्रभुता का भी बंटवारा है। इसके जो राज्य हैं, ये जो 13 राज्य हैं, ये चाहे तो इससे मूल संविधान में 13 राज्य थे उनके में, ये चाहते इससे अलग हो सकता है। ऐसा कई बार हुआ भी है कि संयुक्त राष्ट्र से कई राज्य अलग होकर क्या बन गए? अलग देश बन गए। जबकि भारत से नागालैंड कब से मांग कर रहा अलग होने की, क्या हुआ आज तक? अलग नहीं होगा। क्या हो सकता? अलग नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश मांग करे कि हमारे एक देश अलग बना, तो हो जाए कोई? नहीं होगा, क्योंकि ऐसी अनुमति नहीं है। हम शक्तियों का बंटवारा तो करते हैं कुछ हद तक, मगर संप्रभुता का बंटवारा नहीं कर सकते। तो संप्रभुता का मीनिंग समझ मारा क्या कह रहा हूं मैं हल्का हल्का? संप्रभुता का मीनिंग है किसी भी देश के आंतरिक बाह्य फैसले लेने की क्षमता, जिसमें पूरी तरह से केंद्र हो और संप्रभुता एक हो तो उसमें फायदा। दूसरी बात, हम जब बात करते हैं यहाँ पर कहते हैं नागरिकता, अमेरिका में नागरिकता है आपकी दोहरी नागरिकता। पहले आप संयुक्त राष्ट्र की नागरिकता लोगे,
फिर जिस राज्य में है उसकी नागरिकता लोगे। और जबकि आप इंडिया में रह रहे हो, कहीं भी आप बस भारत के नागरिक होने चाहिए। आप चाहे उत्तर प्रदेश में रहिए, बिहार में रहिए, आपको कहीं भी बस आपको मूल निवास बनाने की तो जरूरत पड़ेगी, मगर आपको नागरिकता नहीं लेनी पड़ेगी फिर से। समझ रहे हो? तो ये बहुत बड़ा अंतर सामने आता है यहाँ पर हमें, अमेरिकी संविधान में या फिर संयुक्त राष्ट्र संविधान में, और कहाँ पर भी आपका भैया। अब संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र एक हिसाब से संगठन है पूरा, एक हिसाब से वो अलग अलग राज्यों ने मिलकर बनाया है। अमेरिका उसका एक हिस्सा है, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र नहीं है, अमेरिका उसका एक हिस्सा है, उसमें पावर जाता है, उसका वो हेड है, एक हिसाब से समझ लीजिए आप। समझ गए मेरी बात? तो इस तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ डाउट में लगती हैं। तो जब हम शुरू से पढ़े हैं इसे, हम भारत के लोग, यहाँ से चीज़ भैया पहली बात हमने जब पढ़ा था, हम भारत के लोग से मतलब देखो, पहले तो भारत श्रृंखला वाले सेंस में, अब यहाँ पे भी संप्रभुता में हम भारत के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। क्या क्या थोड़ा सा और जान लेते हैं अभी। तो ये चीज़ क्लियर हुई? क्लियर होगी तो अच्छी बात है। समय पर नोट करते रहना भैया, नोट कराएंगे। मैं तो महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कराऊंगा जो मेरे पास ना होंगे, वरना टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगी PDF, या फिर फोटो खींच के ले जाना नोट्सों के भैया, कैसे भी आप जिस चाहो वैसे। लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जो मैं पॉइंट बताऊँ उन्हें नोट करते रहना, फिर जो तुम्हें लगे अभी जरूरत के हिसाब से, जो मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट उन्हें नोट अभी करते रहना, जरूरत के बाद में वादा मत करना, ठीक है। तो 13 राज्यों का उल्लेख किया गया था, ठीक है। वहाँ पर उल्लेख समझ में आया था हिसाब किताब संप्रभुता के बारे में, ठीक है जी। तो दूसरी जो बात है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना वो बताती है कि हम भारत के लोग हैं। कहाँ के लोग हैं? हम भारत के लोग हैं, किसी राज्य के लोग नहीं, हम केवल भारत के लोग हैं। अर्थात भारत की जनता ही क्या है? भारत है। समझ में भी है सबको ये बात? भारत की जनता ही क्या है? भारत है। ये चीजें कुछ क्लियर करने वाली यहाँ पे। ऐसे हमने पढ़ा, हम भारत के लोग, भारत एक है। अच्छा, मतलब कि भारत एक है और भारत अविभाजित है। और इसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा? 1976। तारीख क्या थी? 10 दिसंबर 1976 को आपातकाल के दौरान, समझ रहे हो, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय पे, वो जोड़ा गया था एक शब्द, कौन सा भैया? अखंडता। अब भारतीय संविधान अखंडता को निश्चित कर देता, मतलब कि अखंडता, भारत के टुकड़े नहीं किए जा सकते। भारत का कोई राज्य चाहकर भी उससे अलग नहीं हो सकता। जबकि संयुक्त राष्ट्र के संविधान में हम बात करते हैं, अमेरिका के संविधान में, तो वहां पर ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, अखंडता नाम का कोई शब्द नहीं है वहां पर एक ही चीज है बस, आपकी क्लियर फॉर्मेट में सुनिए तो मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं भैया। तो वहां पर केवल एक ही चीज का हिसाब किताब है, बस संप्रभुता है, मगर वो संयुक्त राष्ट्र के पास में नहीं है, उसकी संप्रभुता भी बटी हुई है। भारत के पास में जो संप्रभुता है वो एकीकृत रूप से उसके पास में बनी हुई है। सबसे बड़ा अंतर यही है मेजर, कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो जैसे चाहे वैसा कर सकती है, जबकि वहाँ की सरकार यदि कोई बिल लाना भी चाह रही है तो पहले पास कराएगी दोनों जगह पे। कहाँ? राज्यों से परमिशन लेगी उसके बारे में, फिर केंद्र से परमिशन लेगी, फिर जाकर भैया वो पास होगा। यदि किसी राज्य ने चाहा कि हमारे यहाँ ये कानून नहीं बनना चाहिए, लागू नहीं होना चाहिए, तो वो वहाँ पर उस हिस्से में मान्य नहीं होगा। जबकि भारतीय जो संविधान है, यदि कोई कानून उसके अंतर्गत बनाया जाता तो वो भारत के जो क्षेत्रफल है भारत का 32,87,663 वर्ग किलोमीटर, उसमें पूरे में मान्य होगा, जो कोई भी राज्य से ही कोई भी कुछ रही, ठीक है। तो ये जो शब्द है कई बार पूछ लेता कि हम भारत के लोग क्या बताता, हम भारत के लोग बताता कि हम भारत पूरी तरह से एक है, अखंड है, ठीक है। और भारत की राज्य व्यवस्था भी एक ही है। यहाँ शक्तियों का बंटवारा तो पाया जाता, मगर काय का बंटवारा नहीं पाया जाएगा आपको भैया? संप्रभुता का बंटवारा नहीं पाया जाता। दूसरी बात कि और कहाँ संप्रभुता में देखने को मिलती है? अब संसद के पास में भाग 4 में शुरू में हम देखेंगे। भाग 4 क्या है भैया? राज्य के नीति निर्देशक कर्तव्य। यह आपके भाग 4 में अनुच्छेद आपके 39 ना, तो समाजवाद में जाकर तुम्हारा 2, 3, 4 भाग 1 में है तुम्हारा, भाग 1 में 2, 3, 4 अनुच्छेद है आर्टिकल। अब इनके अनुसार जो संसद है, जो भारत की संविधान है, सो संसद को इस शक्ति प्राप्त करते हैं, वो किसी राज्य के चाहो तो 2 टुकड़े कर सकते हैं, जो राज्य पहले से मौजूद है। समझो, जैसे कि मतलब कि एक राज्य ए है हमारा, एक राज्य बी है,
अब इन दोनों को चारों संसद मिला के एक राज्य बना सकती है। सी, इसमें ए भी मिल गया, आपका बी मिल गया। पहली शक्ति ऐसी प्राप्त है। दूसरी शक्ति ये प्राप्त है कि एक राज्य ए है बड़ा, एक राज्य कौन आपको, अब बी। अब कुछ हिस्सा इसका ले ले, कुछ हिस्सा इसका ले ले, एक नया राज्य बना दे, ए बी सी, अलग अलग बना देगी, 3 राज्य। एक शक्ति ये प्राप्त है कि इसका नाम बदल दे, तो वर्तमान राज्य की ये सीमा व उसके नाम में परिवर्तन, और वर्तमान राज्यों से नए राज्यों का गठन भी कौन कर सकते हैं, भारतीय संसद। तो ये भी किसी को दर्शाता है, उसकी संप्रभुता को दर्शाता कि आंतरिक उसमें इतना फैसला लेने की क्षमता है कि वो किसी भी राज्य क्या कर सकते हैं भैया, हस्तक्षेप कर सकते हैं उसके मामले में, उसकी सीमा और आकार में नाम में परिवर्तन कर सकती है। तुम देख रहे हो वर्तमान सरकार को ज्यादातर क्या चल रहा, नाम परिवर्तन चल रहा, नाम परिवर्तन चल रहा। अभी पीछे आए थे योगी जी, तो फिर वो कह कि उत्तर प्रदेश कितनी जगह में बटेगा, 3 जगह में बटेगा। पढ़ा होगा आर्टिकल तुमने, 3 जगह में बटेगा। तो वो चीजें भी हैं। जबकि अमेरिका चाहे या मैं कहूँ संयुक्त राष्ट्र चाहे तो अपने वो 13 राज्यों कर सकता, क्या ऐसा साथ में नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखने को मिलता कि संयुक्त राष्ट्र के पास में संप्रभुता का काफी हद तक क्या है भैया, अभाव है, कमी है, वहां पर पाया नहीं जाएगा बहुत सारी चीज। तो ये चीज भी वहां पर ठीक है। कुछ हिसाब किताब की भारतीय अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1 है आपका, उसके भाग 3 के गैम है, ठीक है, लिखा हुआ कि भारत विदेशी भूमि को ग्रहण भी कर सकता। यदि कोई दूसरा देश चाहे भारत को अपनी कुछ भूमि देना तो भारत उसे ग्रहण कर लेगा, लेकिन भारत छोड़ेगा नहीं अपनी भूमि किसी भी देश के पक्ष में, ठीक है। भारत किसी देश के पक्ष में अपनी भूमि छोड़ेगा नहीं, ग्रहण कर सकता, दूसरी भूमि का अर्जन कह सकता अपने यहाँ पे, ये भी चीज़ है। तो अपने देश पर दावा छोड़ने का मामला एक अलग है कि कुछ अपवाद हैं, केस में छोड़ा उसने, क्या है हिसाब किताब तो समझा जाए, कोई दिक्कत वाली बात ना। तो संप्रभुता का मीन तो पहली बात तो ये है, ठीक है। अब संप्रभुता में एक क्वेश्चन बड़ा पूछा था कि जो भारत है वो कॉमनवेल्थ का सदस्य है, कॉमनवेल्थ मतलब कि राष्ट्रमंडल का सदस्य है। अब समझ रहे राष्ट्रमंडल है क्या, ये मैंने एक टर्म लिया राष्ट्रमंडल। तो जिन जिन देशों पर ब्रिटेन का कब्जा था या जो जो देश ब्रिटेन के अधीन रहे वो सभी राष्ट्रमंडल के अंतर्गत आ जाएंगे आपके। जरूरी ना कि सभी हों, अमेरिका नहीं है, जापान नहीं है। जापान इसलिए नहीं क्योंकि जापान पर कभी किसी का कब्जा ही नहीं हुआ। अमेरिका इसलिए नहीं मानता राष्ट्रमंडल को अपना सदस्य क्यों, वो किसी के रूल क्यों माने, वो पावरफुल है दुनिया में इस टाइम पर सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए अमेरिका भी गुलाम रहा ब्रिटेन का, मगर अमेरिका क्योंकि आज के समय में पावरफुल है तो इसलिए वो अपने आप को राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं मानता, वो अलग है। और कमाल की बात है क्रिकेट उन्हीं जगह पर खेला जाता जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। यदि किसी भी देश में क्रिकेट खेला जा रहा है तो इसका मतलब साफ साफ है कि वहां पर, हाँ, तो अमेरिका में क्रिकेट खेला जाता नहीं खेला जाता, फिर देखा कोई अमेरिका क्रिकेटर आपने कोई आज तक, क्यों नहीं खेला जाता, क्योंकि वो सदस्य नहीं है। मैं कह रहा हूँ हालांकि अपवाद है ये बात कि अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम रहा था एक समय पर, ठीक है, वो उसने सदस्यता त्याग दी। अब यही पूछा जाता कि सवाल कि 1949 में ली थी हमने सदस्यता राष्ट्रमंडल की, भारत ने 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली थी, 49। अब संप्रभुता को ले क्यों ली? सबसे पहली बात थी कि इसे लेने से कुछ हमारी संप्रभुता पर कोई भी प्रभाव न पड़ रहा। बहुत से लोग कहते हैं कि आज कुछ पीछे बयान भी सुनूंगे आपने कि आज़ादी तो हमें भीख में मिली है। कंगना रनौत ने एक बयान दिया था, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, कि आज़ादी हमें भीख में मिली हुई है। अब पता नहीं किस सोच के क्या स्टेटमेंट दिया, अब यह सोच के भीख में मिली है आज़ादी, या तो ये लोग उन्हें भूल गए। इन्होंने एक फिल्म, अरे देखो कमाल की बात, इन्होंने फिल्म भी की हुई है एक, कौन सी, वीरांगना लक्ष्मीबाई, एक अभिनेत्री जो फिल्म भी करती है वीरांगना लक्ष्मीबाई, और उसमें दिखाती है कि अंग्रेज लड़ते लड़ते मर गई। अब फिर भी वो इस बात को कहती है कि आज़ादी हमें कहाँ मिली हुई है, भीख में। तो कहाँ तक ये बात सही है? बलिदान जो हुए क्या उन सबका मजाक उड़ाना ना है? मजाक उड़ाना नहीं है। 23 साल के जवान नवयुवक भगत सिंह, ठीक है, जो कहते देशभक्ति यदि पागलपन है तो हाँ मैं पागल ही हूँ, सही हूँ, मुझे पागल ही रहने दो, ये कहते थे इन बातों को। वो भी बेचारे शहीद हो गए, क्या उनका मजाक उड़ाना है चीज़ें? और
सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा उन्हें, तो फिर मेरे हिसाब से तो राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति सम्मान जो है उनका वापस छीन लेना चाहिए। तो राष्ट्रमंडल के सदस्य कई बार, अब देखो क्योंकि राजनीति है यो, तो हो सकता कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी, क्योंकि पीछे अभी क्या हुआ जल्दी में, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ जो थी, अब ये सेकंड वाली खत्म हुई है, इनके बाद में चार्ल्स थर्ड जो है वे बन रहे हैं। तो कुछ दिनों से पता नहीं एक ट्रेंड सा दिखा रखा मीडिया वाले ने, क्या माहौल बनाते हैं, अब लाया जाएगा कोहिनूर। कोहिनूर वापस क्यों आ रहा भारत वाला? सरकार को यदि बात करनी होती तो सरकार पहले इस चीज़ की पहल छिड़ती, ठीक है। तो वो तो एक अलग बात है कि आएगा नहीं आएगा, तो जब टीआरपी बटोरनी उन्हें अपनी। दूसरी सबसे बड़ी बात कि क्योंकि उसके मरने पर शोक दिवस घोषित किया गया यहाँ पर भारत में भी। भारत में शायद मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन बताया, कितने दिन, 1 या 2 दिन लगभग, मेरे ख्याल से 1 दिन था शायद, झंडा झुकाकर शोक मनाया जाएगा। तो हो सकता है देखो राजनीतिक पार्टी इस बात पे भी कहें कि मरा ब्रिटेन में व्यक्ति और झंडा कहाँ झुक रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटेन भारत गुलाम है, हम आज़ादी भीख में मिली, हमारे बीच में समझौता। इसका मतलब यह है कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, उस राष्ट्रमंडल का हेड जो है कौन है, ब्रिटेन था, ठीक है। और ब्रिटेन का यदि कोई मर गया, जो राष्ट्रमंडल का जो हेड है वो सभी देशों का क्या है, हेड है, सम्मानित तौर पर। इसका हेड का मतलब ये नहीं कि वो कानून देगा तो हम मानेंगे, उसे फॉलो करेंगे, नहीं, केवल सम्मानित तौर पर वो हेड है। भाई मान लो कि अब हमारी कोई कमेटी बन जाए और मैं उसका हेड हूँ, तो उस कमेटी के फैसले उस कमेटी तक ही रहेंगे। ये थोड़ी मैं आपकी निजी जिंदगी में आपको दखल देने लगे उससे कोई नहीं, आपके बच्चों से सुनना पड़ेगा, ना पढ़ा हो गया तो मर्जी की बात है तुम्हारी भी। तो उनके मरने पर शोक घोषित किया गया यहाँ पर भी। तो हो सकता है इसमें भी आज चल पॉलिटिकल मुद्दे बन जाए आगे चल के, ना बनते तो एक बात अलग है, देखने वाली बात। तो राष्ट्रमंडल के क्योंकि सदस्य होने के कारण यहाँ पर भी शोक मनाया जाएगा। अब भारत के सामने कोई बाध्यता नहीं है कि वो राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहे, वो जब चाहे जब इससे सदस्यता त्याग सकता है और जब चाहे जब अपना सकता है। अब क्यों बना हुआ है, क्योंकि देखो हर किसी देश को संगठन, जब मैं कहूँ आज के टाइम में लोगों का भी संगठन है। आप इकला व्यक्ति कोई भी काम करवाने चला जाओ, उसका कोई काम नहीं होगा यदि उसकी जान पहचान नहीं है, या तो उसके पास में संगठन हो कुछ लोगों का। उसी प्रकार से देशों को भी आपस में क्या जाने की जरूरत पड़ी, संगठन बनाने की जरूरत पड़ी। तो हर कोई देश चाहता, हर कोई देश कोई बैठा लो आप, किसी न किसी संगठन का हिस्सा है, उससे उसके कुछ बेनिफिट ही मिलते हैं। डिसएडवांटेज हो ना हो एक बड़ा बात है, मगर बेनिफिट जरूर मिलते हैं। तो भारत राष्ट्रमंडल का हिस्सा है, तो इससे सबसे बेनिफिट भारत के अंदर क्रिकेट का क्रेज ज़्यादा है। यदि मान लो कल को अपने सदस्यता त्याग भी दी, क्रिकेट बंद हो जाए, कितना अच्छा लगेगा पब्लिक को। फिर वर्ल्ड कप जो इतने भी करा ब्रिटेन करा जाता है, हिसाब किताब में सब सदस्य राष्ट्रमंडल के सदस्य डोनेशन डाल के जब ट्रॉफी वॉफी तैयार करते हैं। अब पूरी तरह से भारत आया अलग है उससे, फिर क्या फायदा फिर उससे, क्योंकि भारत में क्रिकेट का क्रेज भी बढ़ा और भी ज़्यादा चीज़ों के वजह में ऊपर से कुछ सम्मान रखने के लिए कि अंग्रेजों ने सब कुछ ही बुरा नहीं किया। अंग्रेजों ने काफ़ी हद तक देखा जाए तो भारत को अंधविश्वास से निकाल कर विज्ञान की तरफ भेज दिया। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा का अंत क्या था, दास प्रथा का अंत क्या था, ठीक है। तो उनके सम्मान के लिए बस हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार कर ली। इसका मतलब ये नहीं कि हम संप्रभु नहीं हैं। हम अपनी विदेश नीति खुद तैयार करते हैं कि हमारे ब्रिटेन से संबंध अच्छे रहें या रूस से या फिर अमेरिका से, किसी भी अच्छे रहें। बनना हमारा झुकाव तो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं इनका झुकाव अमेरिका की तरफ हो ज़्यादा रहा। तो उस मामले में यदि हम संप्रभु नहीं होते तो क्या झुकाव हो पाता, नहीं हो पाता। ब्रिटेन तुरंत रोकथाम लगाता कि आप कैसे भाई मिलजुल बढ़ा रहे हो, इनसे हमसे बढ़ाओ, हमसे लो चीज़ें। इससे पिछले जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो उदारवादी नीति के थोड़े से, मगर इंदिरा गांधी के काल में आके देखते तो उनका ध्यान जो झुकाव रहा किस तरफ, रसिया की तरफ ज़्यादा रहा, रूस की तरफ ज़्यादा रहा। तो अब ब्रिटेन ने जब भी हम पे प्रेशर डाला कि आप रूस की तरफ क्यों झुक रहे हैं, इससे हम साफ साफ पता चलता है कि हम अपने बाहर रिश्ते भी खुद तय करते हैं कि हमारे किस देश के साथ में कैसा रिलेशन रहना है, व्यवहार। तो इससे हमारी संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। किस राष्ट्रमंडल का सदस्य होने पर हमारी संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है भैया। तो भारत ने सन 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करी। वो इसलिए कर ली कि चलो सब बने संगठन तो हम भी चले जाएं, मगर इसकी सदस्यता ग्रहण करने से इसकी संप्रभुता पर कोई भी आँच नहीं आती। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है भैया। संप्रभुता का अर्थ समझ में आया सभी को? क्या है संप्रभुता? आंतरिक और बाहर फैसले लेने की क्षमता ही संप्रभुता कहलाती है। अपनी विदेश नीतियां तय करना, राज्य के अंदर बड़े से बड़े मैटर को देख लेना। मैंने कहा आपातकाल की स्थिति में संप्रभुता कौन संभालता पूरी तरह से भैया? केंद्र नहीं संभालता है क्या? राष्ट्रपति शासन नहीं चलता है?
मुख्यमंत्री नहीं चलता, फिर राष्ट्रपति शासन चलता है सीधा आपातकाल की स्थिति में, ठीक है, वो अधिकार छीन सकता है आपका। तो ये सब चीजें क्या दर्शाती हैं कि संप्रभुता किसके पास में है, केंद्र के पास में है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, जब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, अगला जो वर्ड है समाजवादी। अब जो समाजवादी शब्द है इसका मतलब समाजवादी पार्टी नहीं है, शायद आप खुद सोच रहे हो। समाजवादी, समाजवादी एक शब्द आया है, तो समाजवादी शब्द को समझने के लिए हमें ठीक समझना पड़ेगा क्या भी एक शब्द पहले है। समाजवाद, समाजवाद क्या है? मतलब समाजवाद क्या है, किसी कोई बच्चे को आइडिया? कुछ भी यहाँ पे सोशल साइंस के भी बैठे हैं बच्चे, कुछ समाजवाद चले, मैं कह रहा हूँ जब हमने प्रस्तावना पढ़ी उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था हम भारत के लोग था, ये तो क्लियर हुई लाइन। फिर था भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का, समझे, अपने आंतरिक और बाह्य फैसले लेने में संपन्न होना। फिर क्या था भैया? समाजवादी, फिर पंथ, अच्छा पंथ निरपेक्ष ज्यादा सही रहेगा, धर्मनिरपेक्ष? पंथ निरपेक्ष अर्थ बताया था, धर्मनिरपेक्ष में पंथ निरपेक्ष में। यदि धर्मनिरपेक्ष का आप उस सेंस में प्रयोग कर रहे हो तो धर्मनिरपेक्ष भी सही है, मगर जो सही मायने में जो शब्द है वो क्या है भी आपका? पंथ निरपेक्ष। आगे चलकर फिर से बता दूंगा क्या अंतर है। फिर लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। और जो भारत को जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा? दो प्रकार का होता है समाजवाद भी। एक आपका होता लोकतांत्रिक समाजवाद, दूसरा होता हमारा साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद, इसे हम कई बार राज्याश्रित बोल देते हैं। राज्याश्रित समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद, राज्याश्रित समाजवाद ये अलग है, इसे कई बार बोल देते हैं हम। इसका एग्जाम्पल है वर्तमान समय में चीन, चाइना। अब तो चाइना में और भारत में मुख्य रूप से अंतर समझ के उसके बीच का सरकार का, तो मेरे ख्याल से हम लोकतांत्रिक समाज और साम्यवादी समाजवाद में अंतर समझ जाएंगे हम, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें आपको बता दूं, भारत में गूगल चला रहे हो, क्या गूगल भारत की कंपनी है? नहीं है, अमेरिका की है। कुछ शेयर चाइना के भी हैं, हालांकि उसमें कुछ शेयर इंडिया ने भी खरीद रखे, अलग अलग देशों में खरीद रखे, मगर जो उसका मेन गूगल का जो मेन व्यक्ति खोज करता है वो अमेरिका है। अमेरिका से चल रहा, सर्च इंजन पूरी तरह से कंट्रोल हो रहा। मगर आप चाइना में गूगल चला सकते हैं क्या लोग बाग? चाइना में गूगल नहीं चलाया जाता। चाइना में वहाँ की सरकार स्वयं का एक उन्हें सर्च इंजन प्रोवाइड करती है। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ चलाते हैं, क्या माइक्रोसॉफ्ट यहाँ का है? नहीं, अमेरिका का। मगर चाइना में माइक्रोसॉफ्ट नहीं चलाया जाता, वहाँ खुद का होता है। जहाँ पर भौतिक साधनों पर पूरी तरह कब्जा सरकार का हो वहाँ पाया जाता राज्याश्रित समाजवाद। और जहाँ पर कब्जा तो है कुछ हद तक, वो होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। नहीं समझे मेरी बात को? थोड़ा सा अब थोड़ा और अच्छी तरीके से क्लियर करा देता हूँ मैं, बातों को समझा देता हूँ मैं कैसे साम्यवादी समाजवाद में और इसमें क्या अंतर है मुख्य रूप से। देखिए, व्यक्ति को जीना, उसके जीवन के लिए जरूरी है कुछ भौतिक साधन, और इन भौतिक साधनों को उपलब्ध कराना किसी भी देश की या राज्य की जिम्मेदारी होती है।
क्योंकि यदि राज्य के लोग ही नहीं रहेंगे तो राज्य कहाँ रहेगा। यदि भारत की जनता ही नहीं रहेंगे, भारत के लोग ही नहीं रहेंगे, तो संविधान और सरकार का क्या महत्व रह जाएगा, ये बताइए आप। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ, जब कोरोना चला, कोविड का समय चला, तो वैक्सीन पैसों में मिल रही थी और वैक्सीन सरकार फ्री में भी लगा रही थी। अब फ्री में क्यों लगा रही है, या तो पैसे में बेचो, बताइए। फ्री में इसलिए वैक्सीन लगा रही है, राज्य के नागरिकों की रक्षा करना राज्य का धर्म है या कर्तव्य है, और उसमें लिखा हुआ है कि रक्षा करेगा राज्य, अधिकारों में है हमारे को। तो सरकार अपनी मर्जी से नहीं दे रही, उसका फर्ज है देना। कोई भी महामारी आएगी, सरकार की सुविधा देना जनता को फर्ज बनता है उसका, क्योंकि हमने चुन के इसलिए बैठा है वहां पे, हमारे चुने गए लोग हैं। हमारी मदद ना करेंगे तो किसकी मदद करेंगे वो। संविधान उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूँ आपसे मैं। तो वैक्सीन देखो दोनों तरीके थी। प्राइवेट हॉस्पिटल में 700 की वैक्सीन थी, 800 की वैक्सीन थी, ये अलग अलग रेट थे। कोवैक्स और कोविशील्ड, दो तरह की वैक्सीन मौजूद थी समय पर। मगर वहीं बात करते हैं हम भारतीय की, जो सरकारी जो वैक्सीन थी उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा था, और वो किस लिए थी, फ्री। तो यहाँ पर आते हैं वितरण का साधन। तो राज्य के पास भौतिक साधन है जो जरूरी है आपके लिए, क्या, वैक्सीन, तो उसका वितरण राज्य को करना है। यही दिखाता है समाजवाद को। और यही चीज यदि पूरी तरह सरकार के हाथ में हो जाए तो वो कैसा हो जाएगा, साम्यवादी। जहां पूरी तरह से काबू किसका हो जाए, सरकार का, वो कैसे हो जाएगा, साम्यवाद। और जहां पर कुछ हद तक है वो लोकतांत्रिक, क्योंकि भारत का मिश्रित है। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब जो नेहरू जी के सिद्धांतों पर आधारित है। ये यहाँ पर सरकारी कंपनी या सरकारी सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनियां साथ साथ में विकास करती हैं। क्या सरकार के पास खुद की नहीं है, BSNL है, फिर भी प्राइवेट गिरो हो रही है, जियो। तो जो चीज़ सरकार के पास है वो चीज़ निजी भी ला सकते हैं यहाँ पर आप, मगर चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना में पूरी तरह से भौतिक साधनों पर सरकार का नियंत्रण है। अब मेरी बात समझ में नहीं आई। चाइना में है साम्यवादी। हाँ, जहां पर सरकार का भौतिक साधनों पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित हो, वो साम्यवादी कहलाता है। साम्यवादी राज्य, यही तो है मिश्रित। यहाँ पर निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र साथ साथ में चले, वो कैसा आपको भैया, मिश्रित है। क्या सरकार के पास खुद की रेलवे नहीं है, फिर भी प्राइवेट रेलवे स्टेशन चलते हैं। क्या सरकार के पास गवर्नमेंट बस नहीं होती, फिर भी प्राइवेट बस चलती हैं। मगर चाइना में नहीं चलेगी, वहाँ गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, बात खत्म। वहाँ व्यक्तियों को सैलरी नहीं दी जाती, उनके सीधा बैंक अकाउंट से लिंक है, खाते में हाथ में पैसे नहीं आते कभी, खाते में सबको बस वो कार्ड लेके जाना है, कहीं भी दिखाना है, दुकान में स्वैप करना है, हो गया, बात खत्म। यदि आपके उत्पादन का भी सीधा सीधा हिसाब किताब किसके पास रहेगा, सरकार के पास रहेगा। क्रय विक्रय संबंधी सभी उत्पादनों का खर्चा लेखा जोखा कौन रखेगा, सरकार का हिसाब किताब रखेगी आपका अर्थव्यवस्था का। वो कहलाएगा साम्यवादी या राज्य आश्रित समाजवाद। जो राज्य पर आश्रित हो वो समाजवाद। लोकतांत्रिक जो लोगों पर आश्रित हो वो समाजवाद। अब आपको कौन सा समाजवाद बेहतर लगा, लोकतांत्रिक या साम्यवादी? देखो, लोकतांत्रिक के अपने अलग फायदे हैं, इसके अपने अलग फायदे हैं। इसमें यह फायदे हैं लोकतांत्रिक में कि व्यक्ति की प्रतिभा को जन्म देने को मौका मिलता, कि व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकता है गवर्नमेंट को छोड़कर। मगर इसमें जाने का कोई ज़्यादा उपदेश ही न रह जाते, या छोटा मोटा काम देखो। मगर कोई भी बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हो तो आप चाइना की गवर्नमेंट को उसमें साझेदार करोगे ना, तो आप नहीं कर पाओगे। समझ में ख्याल से? तो इसीलिए तो ये चीज क्लियर है। लोकतांत्रिक समाजवाद यहाँ पर कैसी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र और कौन से क्षेत्र भी आपके भैया, निजी, प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र क्या करते हैं, साथ साथ में विकास करते हैं। इसमें ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये नेहरू की देन है समाजवाद जो है भारत में। लोकतांत्रिक जो समाजवाद है नेहरू जी की और जी गांधी के सिद्धांतों पर आधारित है। कुछ तक मार्क्सवादी देखने को मिलता है, मगर मार्क्सवाद की तरफ इतना झुकाव ना होकर गांधी जी की तरफ ज्यादा झुकाव है इसका। एक लोक कल्याणकारी राज्य, समाजवाद। अच्छा, शुरू से मैंने आपको बताया कि समाजवादी जो शब्द है ये शुरू में संविधान में नहीं था।
कौन कौन शब्द नहीं थे? समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, और अखंडता शब्द भी इसमें नहीं था। इसे कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी 10 दिसंबर में। ये शब्द नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं कि भारत में शुरू में ये शब्द नहीं था तो भारत में समाजवाद नहीं था। शुरू में भी भारत में ये चीजें नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलती हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, वो उसमें देखने को मिलते हैं। डीपीएसपी जो है आपके, उसमें देखने को समाजवाद देखने को मिलता है। ये तो बस निश्चित कर दिया गया सरकार द्वारा जोड़कर कि समाजवादी है। वो भी क्या समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद, जो लोगों पर आधारित हो, लोगों के कल्याण के लिए आधारित हो, वो समाजवाद। तो ये चीजें क्लियर यहां तक। अब क्या मंशा रही लोगों की, या मैं कहूं इंदिरा गांधी जी की क्या मंशा थी यहाँ पर समाजवाद शब्द को जोड़ क्लियर करने की? क्योंकि मैंने कहा इससे पहले समाजवाद कहाँ दिखता था? डीपीएसपी पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें भूमि सुधार भी शामिल था। पढ़ा नहीं था भूमि सुधार आंदोलन, लैंड रिफॉर्म्स, शैक्षिक सुधार भी बताया था मैंने, एजुकेशन रिफॉर्म्स। अरे चंपाकन दुराई राजन का मामला, केशवानंद भारती मामला नहीं पढ़ाया था? तो इसे बटन देता था फिलहाल मैं आप समझ लो। इस शब्द को जोड़ने के पीछे क्या मंशा रही? समाजवादी जो शब्द जोड़ा गया, इसके पीछे क्या रीजन था? क्योंकि पिछली बार जब हमने जाना कि जो सुप्रीम कोर्ट था, जब इंदिरा गांधी की स्थिति कमजोर थी, अब प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर है तो पावरफुल कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी फॉर्म में था और वो लगातार इंदिरा गांधी जी के फैसलों को खारिज किया जा रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो यही सब चीजें दूर करने के लिए यहाँ पे एक चीज जोड़ी गई, समाजवाद। समाजवाद का मतलब, यदि, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को क्या करना था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था, बताया मैंने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था, और LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का भी राष्ट्रीयकरण करना था उस समय पर। और राष्ट्रीयकरण में होने नहीं दे रहे थे कौन? उनके मालिक। तो यहाँ पे एक शब्द लिया गया समाजवाद, मतलब कि समाज के हितों के लिए किए गए कार्य है, कि अब यहाँ पर समाजवाद है, लोकतांत्रिक। निजी क्षेत्र अच्छी बात है, मगर सरकारी क्षेत्र भी होने चाहिए भारत के पास में खुद के में। तो उनका अधिग्रहण करने के लिए ये चीजें की गई। और जब ये समाजवाद आ गया, इसका मतलब ये था कि सर्वोच्च न्यायालय जब भी अब किसी कानून में उलझेगा, किसी कानून, कोई एक्ट आ गया, कोई केस आ गया, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, उलझ रहा है, परेशान हो रहा, तो वो किसका सहारा लेता हमेशा? उद्देश्य का। उद्देश्य का मुझे एक शब्द लिखा मेरा, कौन सा भैया? समाजवादी। तो इस हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसले देने की नियति होगी, वो झुक जाएगी किसके प्रति? लोगों के प्रति, कि हाँ भी इनका राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो लोगों का भला होगा, नहीं होगा। सवाल ये नहीं होगा कि राष्ट्रीयकरण हो ना हो, सवाल ये होगा कि हाँ अधिक भला हो रहा है यदि लोगों का, तो इसका राष्ट्रीयकरण कर दो, सरकारी बना दो चीज़ों को। क्या जा रहा है प्राइवेट बनाने में? यदि कोई प्राइवेट सेक्टर है उसे सरकारी बना दिया जाएगा। तो इसे जोड़ने का सबसे बड़ा यही उद्देश्य था कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की भावनाओं को समझे और समाजवाद के प्रति वो भी झुक सके, समाज की स्थिति को सुधारने के लिए किए गए प्रयासों में सरकार का साथ दे सके। समझे शब्द क्यों जोड़ा गया था भैया? ताकि सुप्रीम कोर्ट साथ दे सके। दूसरी बात यह भी थी कि यदि कोई, क्योंकि जो सरकार है वो तो अपने यहाँ पर विषमता खत्म कर रही है। किस चीज की? वेतन की। समान कार्य के लिए सरकार वेतन दे रही है, समान। सरकार जो है समान कार्य के लिए समान वेतन दे रही है। महिला कांस्टेबल की सैलरी इक्वल है किसके? पुरुष कांस्टेबल की सैलरी के। या महिला अधिकारी की कोई भी किसी पोस्ट पर है, उसका जो वेतन है वो पुलिस अधिकारी के बराबर है। मगर यही है, प्राइवेट कंपनियां शोषण करने लगी थी। मतलब ये देखिए, जब शुरू में ठेके मिले सड़क बनवाने के, शुरू में जब देश ने ठेके दिए कंपनियों में लोगों को लगाने के, तो लोगों ने क्या किया? बहुत ही कम, न्यूनतम मजदूरी से भी कम पर मजदूर रखे। न्यूनतम मजदूरी से कम मतलब कि मान लीजिए मजदूरी चल रही है, आप वर्तमान में मान लीजिए उस समय पे 120 चल रही है, तो उससे भी कम कितने पे रखे? 80 पे। अब ये चीजें सरकार को कहीं ना कहीं खटक रही थी, क्योंकि जो न्यूनतम निर्धारित है उससे भी व्यक्ति को कम मिल रही है और व्यक्ति कोर्ट भी नहीं जा सकता।
वो व्यक्ति कोर्ट भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसने खुद उस मूल्य में काम करने के लिए राजी है, वो बेरोजगारी को होते हुए। अब बेचारे के साथ हो तो ना इंसाफी रहा है भाई। कल कोई दूसरा आएगा, मैं इतना कर दूंगा भाई, मैं उतने में कर दूंगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी, आर्थिक विषमता को प्राइवेट सेक्टर में ख़त्म करने के लिए भी समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया। यदि वो व्यक्ति ना भी जाए और सुप्रीम कोर्ट को पता चल जाए कि हाँ यह न्यूनतम से भी कंपनी कम पे करा रही है, तो उस पर क्या डालेगी वो प्रेशर कि नहीं, इतना देना ही पड़ेगा आपको। प्राइवेट है वो चाहे एक में करा फ्री में करा ले, मगर नहीं, फिर भी निर्धारित है कि इतना देना ही पड़ेगा आपको काम के लिए। इसलिए अब मजदूरी, दैनिक मजदूरी प्राइवेट सेक्टर के लिए कौन तय करती है? सरकार ही तय करती है। और उसके लिए प्राइवेट सेक्टर कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, फालतू बोल नहीं सकता, क्योंकि भारत कैसा देश है? इस शब्द का महत्व समझ रहे हो? महत्व समझ रहे हो? महत्व पहले वितरण के हिसाब से, चलो वितरण सरकारी क्षेत्रों में ठीक है, मगर प्राइवेट सेक्टरों में भी, ताकि आपके साथ में विषमता ना हो, आर्थिक रूप से विषमता ना हो कि इसे सैलरी ज़्यादा, इसे सैलरी कम, इसे सैलरी ज़्यादा, इसे कम। इसको भी ख़त्म करने के लिए भी समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया। यदि कोई भी कोर्ट में केस जाता है तो उसे किस दृष्टिकोण से देखेगा? उसे वो सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखेगा कि यह चीज़ उचित है या नहीं है, जो से वो प्राइवेट केस सही कितना भी। समझ रहे मेरी बात? यही चीज़ है, मेहनता ना मिलना चाहिए उसको व्यक्ति का पूरा। दूसरी ओर कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस समाजवाद शब्द को पढ़ा, उसका मीनिंग समझा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाँ, समाजवाद जो शब्द है ये बहुत ही अच्छा शब्द है, और ये कहता है कि लोग जो लोकतांत्रिक समाजवाद, इसका उद्देश्य गरीबी दूर करना, अशिक्षा दूर करना और अवसर की असमानता। अवसर की असमानता मतलब यदि मान लीजिए किसी कंपनी में आपको अवसर ही ना मिले, उसमें भाई भतीजे वही जाते रहे, उन्हें भी दूर करना इसके पीछे रीजन था, और गरीबी दूर करना इसका उद्देश्य था। गरीबी दूर करना कैसे भाई? अब ये गरीबी तो दूर होगी यहाँ पर भैया, आप वेतन का आर्थिक असमानता दूर कर लीजिए, वो खत्म होगी। नहीं तो मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल में, देखिए अब भी आप देख लीजिए, आप दिहाड़ी जो मजदूर होते हैं, पुरुष दिहाड़ी मजदूर का जो वेतन है दिहाड़ी समय पर 450 रुपये चल रहा है। वहीं पर आप महिलाओं का देखोगे, नलाई का 120, 130, 180 कितना चल रहा है मेरे ख्याल से? 130, 130। अब एक बात आइए, वो पुरुष भी दिन में मेहनत करा, चलो बात ठीक है, वो महिला थोड़ा कम मेहनत करे, मगर एक व्यक्ति को 450, एक व्यक्ति को चलो 150, हमने मान लिया 150 चल रहा है मिनिमम, तो वो औरत भी तो दोपहरी में खेत नला रही है बेचारी। क्या ये विषमता नहीं है आर्थिक? अब क्योंकि किसान का नला रही खेत है, ना तो किसान कंपनी मारा ना कुछ में आ रहा भैया, किसी में वो सेवा हो गया। तो यदि किसान की भी कंपनी हो जाए, खुद की मिनिमम सेक्टर हो जाए, तो सरकार उसकी भी न्यूनतम मजदूरी क्या कर देगी? तय कर देगी, इतनी मिलेगी। तो कितनी विषमता है आर्थिक रूप से, देखो तुम कितनी विषमता है यहाँ पर, देख लो तुम भाई, कितने का अंतर दिख रहा साफ साफ, अंतर नहीं दिख रहा क्या आपको? तो इसी विषमता को दूर करने के लिए कि यही चीजें जो पहले विरोधियों में थी, यही चीजें कहाँ पाई जाती थी? कंपनियों में, प्राइवेट जो सेक्टर की कंपनियां थी। तो इसी चीज को दूर करने के लिए समाजवाद शब्द का सहारा लिया गया। यदि कोर्ट में कोई भी केस जाएगा तो न्यायालय उसे समाजवादी दृष्टिकोण से भी देखेगा। ये था समाजवाद का अर्थ। समाजवादी समझ में आया भैया? किसी को बताओ, कोई दिक्कत? ठीक है। भैया इसको समाजवादी को इंदिरा गांधी, हाँ, इंदिरा गांधी ने जोड़ा गया था। मैं कहा था नहीं, आप पीछे भाई तुम वो मुद्दे तो पढ़ोगे, केशवानंद भारती बना मामला ना पढ़े, जब मैंने पढ़ाए हुए चंपारण दुराई राजन वाला मामला, सज्जन सिंह मामला, कुछ भी ना पढ़े, तो उसमें मैंने बताया था वो सारी चीजें। ठीक है जी। अब जो साम्यवादी सरकार, जो साम्यवादी समाजवाद है, उसमें सरकार का जो नियंत्रण वो कैसा कठोर होता, सभी प्रोडक्ट पर किसका कब्जा? सरकार का। लोकतांत्रिक पर कठोर नहीं होता, थोड़ा कम कठोर होता, मगर होता उसमें भी है। किस हिसाब से समझिए, हालांकि वो देखो बात अलग है, सरकार की विचारधारा पर भी कुछ निर्भर करता है कि समाजवाद किस दिशा में जा रहा है। देखो जैसे कि अब पीछे कृषि विधेयक लाए गए 3, उसमें सबसे पहले विधेयक में ये बात थी, देखिए आप, कि आपको पता है कि एक वर्ग, पूंजीपति जो वर्ग है, यदि पूरे भारत की 100 रुपये इकोनॉमी है तो 100 में से 90 रुपये किसके पास जाते हैं? और बाकी 10 रुपये जनता में बंटते हैं। आप पूरी भारत की इकोनॉमी का
अधिकतर हिस्सा पूंजीपतियों के पास है आज भी। बड़ा हिस्सा है किसके पास है? पूंजीपतियों के पास। और सबसे छोटा हिस्सा किसके पास है? हम लोगों के पास में, गरीब लोग के पास में। तो ये चाहे तो पूरा भारत का अनाज या पूरी फसल खरीद सकते हैं, खरीद लेंगे। और जब ये पूरी फसल खरीद लेंगे तो खाने के लिए आपको भी खरीदना पड़ेगा, और वही चीज़ें आपको महंगी करके बेचेंगे। यदि यही चीज़ें किसान से 12 रुपये या 18 रुपये किलो लेंगे तो आपको 50 रुपये किलो करके बेचेंगे। एग्जाम्पल तौर पे आप गन्ने की एक पोरी तोड़ लीजिए, खोल दे किवाड़ खोल दे बाहर जाके। यदि आप गन्ने की एक पोरी तोड़ते हैं खेत में से तो कुछ भी नहीं है, खेत में फ्री है। गन्ने कुछ वैल्यू ना, 5 रुपये गन्ना 10 रुपये गन्ना नहीं मिल जाएगा, मुझे लगा फ्री भी दे देंगे आपको। मगर वहीं आप गाजियाबाद मॉल में जाइए, छोटा सा गन्ना 100 रुपये 80 रुपये। मकई देख लीजिए, कुकुड़ी गली में कुकुड़ी भी 20 रुपये किलो 30 रुपये किलो, वहीं मॉल में लीजिए 40 रुपये की एक कुकुड़ी। तो ये पूंजीवाद दृष्टिकोण है कि पूंजीवाद इतना भी आगे ना निकल जाए कि वो समाज के मामलों में हस्तक्षेप करे। यदि समझ लीजिए कि आलू सब खरीद लिए पूंजीपति लोगों ने और खरीद के कोल्ड स्टोर में डाल दिए। कहाँ डाल दिए? कोल्ड स्टोर में। और कहा कि हम नहीं देंगे भैया, आलू खत्म हो गया। अब आप तो जाकर उसमें से निकालोगे नहीं। तो यहाँ पर सरकार को कठोर होना पड़ेगा समाजवाद के लिए। और जब ये क्या होते हैं, छापे पड़ने चालू, किसने कितना माल दबाया है। कहते नहीं है, जब ये आलू सस्ता हो जाए 2-4 दिन में रेट गिर जावे नीचे, फिर वे डीएम जब दब के छापेमारी करता है। तो ये चीजें किस लिए? ये समाजवाद को ही तो दर्शा रहे हैं चीजें ये, ठीक है। तो भारत को समाजवाद है वो कठोर नहीं है, मगर जरूरत पड़ने पर वो कठोर भी है। कुल मिलाकर यदि भौतिक साधनों का वितरण समाज में बराबर रूप से हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं हो रहा तो उसे भारत सरकार कराएगी, ये उसकी जिम्मेदारी है समाजवादी होने के नाते। यदि वैक्सीन खरीदना आपके बस में नहीं है तो भारत सरकार आपको देगी, ये उसके लिए। ये चीजें, बहुत सारी चीजें समाजवाद में यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके बारे में और बहुत सारी चीजें जो है कि कई बार देखा गया कि मिनर्वा मिल्स मामला था इंदिरा गांधी के समय पर, कई मामले थे उनमें भी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इंदिरा गांधी जी प्राइवेट करना चाह रही थी या सरकार केंद्र सरकार कई मामलों प्राइवेट करना चाह रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी शब्द को समझते हुए उन्हें क्या कर दिया, उन्हें भैया सरकारी कर दिया गया, प्राइवेट ना करके उन्हें। मतलब वो तो चाह रही थी प्राइवेट, ये चाह रही थी सरकारी में आ जाए, कंपनी चाह रही थी हम प्राइवेट रहें लग। तो समाजवाद की तरफ ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्रों में लोगों के हित की तरफ ज्यादा ध्यान देगा प्राइवेट हित की अपेक्षा। समझ रहे हो? तो ये वर्ड थे दो, आज हमने 2 वर्ड समझे। कौन कौन से? संपूर्ण संपन्न और समाजवादी। कल कौन समझ रहा है भैया? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष बड़ा शब्द है काफी हद तक। पहले मैंने हालांकि इसके पेपर में तो मैं 2-3 दिन समझा चुका हूँ, ठीक है, मगर फिर भी हम थोड़ा सा धर्मनिरपेक्ष को अब थोड़ा समझ लेंगे, पंथ निरपेक्ष को थोड़ा और समझ लेंगे विस्तार से। इतना याद रखिए जरूर, इसे भी आप पढ़ लेना जरूर है, ठीक है।